तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार अपने चैनल की तरफ से हाज़िर हूँ। और आज हम ज़िक्र करेंगे इस पूरी जो हमने वरदा मुडलियार की पूरा जो अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, उसका आखिरी सेगमेंट है। और आने वाले समय में मैं आपको केटी थापा, दत्ता सामंत, अवादीत बोंडे, साधु शेट्टी, इन लोगों के किस्से सुनाऊंगा जो वर्धा की एम्पायर के साथ साथ लगते थे। तब वहाँ की तरफ जाएंगे। तो आपने सुना पिछले एपिसोड में कि कैसे वर्धा राजन के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। वो शख्स जिसके पास एक ज़माने में मुंबई के बड़े बड़े दादा लोग शरण लेने आया करते थे। मैंने एक किस्से में आपको बताया था कि जब शशि रासम से डर के रमा नायक, बाबू रेशम और अरुण गवली भागे थे दगड़ी चाल छोड़ के, बाइकला छोड़ के, तो उनको रहने का ठिकाना शरण वो वर्धा राजन ने दी थी। छोटा राजन, बड़ा राजन ये वर्धा के साथ काम करते रहे। और इसी तरह और बहुत से लोग जिन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो वर्धा के आशीर्वाद से रखा। और बाद में कई लोगों ने अपने अपने गैंग बनाए और अपने अपने तौर पे एक बड़े सरगना भी बने। तो वो वर्धा राजन का अब डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो मैं आपसे जिक्र किया था कि मैं एक इंटरव्यू करनी चाहता था इस बदले हुए हालात में कि हाउ वर्धा फील्स अंडर द सर्कमस्टांसेस, कि बदले हुए हालात में वर्धा क्या सोचता है, उसका क्या कहना है। तो जब ये प्रेशर बढ़ा तो एक बात शहर में फैलने लगी कि शायद अब वर्धा राजन मुडलियार का एनकाउंटर भी हो सकता है। तो ये बात जब फैलने लगी, कुछ अखबारों में खबर भी छपी, तो मैं इसको एक अच्छा मौका समझा और फिर राब्ता कायम किया वर्धा राजन के लोगों से कि मैं उसको मिलना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने जिक्र किया, एक महेंद्र सिंह सोमा हुआ करता था जो जिसको हमारे लोगों ने भगा दिया था वहाँ से। उसका एक ऑफिस हुआ करता था सरदार नगर में। वो दुकानें थी, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, जहाँ पे आजकल मोनो रेल की लाइन जाती है उसके नीचे। उसके सामने पहाड़ी है एक, तो बड़ा सेक्लूडेड एरिया, शांति वाला एरिया था। तो वहाँ उसका जो ऑफिस था वो तो बंद पड़ा था। बड़ा सोमा भागा हुआ था। तो लेकिन मेरी जो इंटरव्यू फिक्स हुई मेरे दोस्तों के थ्रू, वो सोमा के ऑफिस में फिक्स हुई। तो जो शाम को शायद 5 बजे का टाइम दिया गया था, तो मैं आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच गया। उसके जो साथ वाली दुकान थी, वहाँ पे एक मदन मेरे मित्र हुआ करते थे, उनका गराज था। उसके साथ भारत पेट्रोलियम का, भारत गैस का डिपू था, जहाँ से मैं अपने घर के लिए अक्सर सिलेंडर वगैरह लेने जाया करता था। तो मैं उस एरिया को जानता था अच्छी तरह। तो मैं आधा घंटे पहले जाके मदन के पास जाके बैठ गया, चाय वे पिया। मैं देखना चाहता था कि इंटरव्यू के पहले कौन कौन से लोग आते हैं, कौन आके दरवाज़ा खोलता है और वर्धा कैसे आता है, कितने लोगों के साथ आता है, क्या वो पहले जब अकेला ट्रैवल करता था गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ के, फिर गाड़ी में। तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो सब इंटरव्यू के पहले देखना चाहता था। तो वही हुआ को 4:45 बजे टिल्लू उस्ताद ये सब तक बहुत इनको मार वार खा के बुरा हाल इनका हुआ था। तो सबसे पहले टिल्लू उस्ताद और उसके साथ 3-4 लड़के आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर कुर्सी वुर्सी सेट की और उसके बाद में परमेश्वर और शायद और 1-2 लोग आए। इनके जो दूसरे एरिया के जो गुर्गे थे वर्धा के, तो 6-7 लोग आके उस ऑफिस में चले गए। तो 5-1 मिनट पहले 5 बजने में वर्धा राजन अपनी उसकी फिएट गाड़ी में आया, अकेला। फिर भी ड्राइवर चला रहा तो साथ में आगे वाली सीट पे वर्धा उतरा। और उसके उतरने के पहले मैं साथ वाली दुकान से निकला और ऑफिस के अंदर चला गया। अंदर देखा तो एक छोटा सा 2 जन लोगों के बैठने वाला सोफ़ा, उसके सामने एक छोटा सा टेबल, टेबल के साइड में राइट साइड में एक लोखंड की फोल्डिंग कुर्सी रखी हुई थी जिसका कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं था। तो मैं समझ गया कि सोफ़ा वर्धा के लिए है और कुर्सी मेरे लिए। वही हुआ, वर्धा आया और सोफ़े पे बैठा। कोई दुआ सलाम नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी कुर्सी पे बैठ गया। तो ये लोग जो बाकी थे वहाँ पे और कोई कुर्सी बेंच नहीं था। ये सामने वाली दीवार, जो वर्धा के सामने दीवार थी, वहाँ पे सब लाइन लगा के खड़े हो गए उसके गुर्गे। और हमारी बातचीत हुआ। हाँ, तो वर्धा ने बोला, हाँ बोलिए
आप क्या मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? आपने तो बहुत कुछ कर दिया। ठीक है, हमारी जो दुनियादारी चलती रहती है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं और ये हमारी सल्तनत को कोई हिला नहीं सकता। तो वो हमारी बातें शुरू हुई, करते करते मैंने एक सवाल पूछा कि वर्दा भाई, आपकी आमदन का साधन क्या है? आप क्या करते हो? आपके घर का जो रोटी रोज़ी है वो किस तरीके से चलती है? तो मुझे तो मालूम था कोई इतने जुए के अड्डे, हर अड्डे से पैसा जाता है, सब हफ्ता जाता है, लाखों रुपए हर महीने के। लेकिन वर्दा वाज टेकन अबैक बाय दिस अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन। उसको लगता था कि मैं कुछ और पूछूंगा, लेकिन सवाल वो था जो वर्दा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो थोड़ा सोच के बोलता है कि मेरी 3 बिल्डिंग्स हैं, जिनसे मुझे 18,000 रुपया महीने का वाइट में किराया आता है। उनमें एक दादर में है, 2 कहीं और बताई उसने। तो मैंने दिल में सोचा कि 18,000 रुपया तो लीगल इनकम टैक्स शो करने के लिए या कुछ अपने आने वाले जो उनकी पुश्तें हैं उनके लिए कुछ जायदाद बना के रखी होगी, उसका पोर्शन किराए पे दिया। लेकिन 18,000 रुपये से इतना बड़ा आदमी वाइट के पैसे से कैसे गुजारा करता होगा? तो मैंने फिर सवाल कर दिया, मैंने कहा आपको लगता है कि 18,000 रुपये में आप इतने बड़े आदमी, आपको इतने लोग मिलने आते हैं, इतने खर्चे हैं, आप दान पुण्य भी बहुत करते हो, ये गरीब बच्चों की फीस भी देते हो, आप कुछ बीमारों का इलाज भी करवाते हो, तो उसमें इसमें आपको लगता है कि आपका गुजारा हो जाता है 18,000 रुपये महीने में? तो उस ज़माना तो सस्ता था, लेकिन जो उसका रुतबा था उसके हिसाब से ये बहुत कम पड़ता था। तो वर्दा ट्राई टू एक्सप्लेन के जो बाकी काम है वो तो ये लोग करवा देते हैं, ये टिल्लू है, खाजा है, सोमा है, ये लोग कुछ होता है इनको बोल देता हूँ तो ये करवा देते हैं। खैर, तो एक लाइट मूड से वो बात शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने वर्दा को पूछा कि अब जो अखबारों में और समाज में एक बात चल रही है कि एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, बॉम्बे पुलिस के बड़े बड़े लोग मारे गए, तो क्या आपको लगता है कहीं कि आपका भी एनकाउंटर किया जा सकता है? तो वर्दा ने एक इस किस्म की हंसी हंसी जो मुझे असली नहीं लगी, एक नकली कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए थोड़ा सा हंसा। और पहला जवाब ये था कि ये साला मुझे क्या मारेगा, ये पुलिस वाला मुझे साला क्या मारेगा। मैं बड़ा हैरान। तो मुझे बोलता आपने हिंदू ग्रंथ पढ़ा? मैंने कहा जी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बताइए। बोलता हिंदू ग्रंथों में लिखा होता है कि जो आदमी इस दुनिया में आता वो रिटर्न टिकट लेके आता। वो रिटर्न टिकट पे आदमी का नाम बदली नहीं होता, उसमें गाड़ी का टाइम बदली नहीं होता, उसमें जहाँ आपने जाना है वो स्टेशन जो आपका डेस्टिनेशन है वो पता उसका बदली नहीं होता। तो मेरे पास जब मैं इस दुनिया में आया था वो एक रिटर्न टिकट लेके आया था और उसी टिकट के वापस जाऊंगा, और ये साला पुलिस वाला मुझे क्या मारेगा। तो ये 2 बार उसने साला पुलिस वाला क्या मारेगा, ये मेरे जहन में ये डायलॉग बैठ गया। और मेरे पास रिटर्न टिकट है, मुझे जब जाना है मैं चला जाऊंगा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, इनसे मैं डरता नहीं। तो ये बात मुझे रिटर्न टिकट वाली मेरे जहन में बैठ गई। मुझे कुछ अच्छा भी लगा कि एक आदमी जो इतना क्राइम किया सारी उम्र आज भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी में यकीन रखता है कि जब मौत आनी है तो आनी है, उसके पहले जब नहीं मरना है तो नहीं मरना है। और कहीं ना कहीं मेरा भी ज़िंदगी में यही असूल रहा है कि जब आपने एक दिन तो मरना ही है तो डर के क्यों जीना। तो ये एक मेरा भी शुरू से एक अकीदा रहा है, यकीन रहा है अपने आप में। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि इस रिटर्न टिकट की बात मैंने तो कभी किसी ग्रंथ में लिखी देखी नहीं। हाँ, रिटर्न टिकट निकाल दीजिए आप उस डायलॉग से, तो बाकी जो मरने जीने की फ़िलासफ़ी है वो हिंदू फ़िलासफ़ी में आती है। खैर, तो वरदराजन ने पूछा और पूछिए आपको क्या पूछना है। मैंने कहा जैसे आपने कहा कि आप इतने अच्छे काम करते हो, इतना भला करते हो आप लोगों का, तो आम आदमी आपसे इतना क्यों डरता है? तो वर्दा भाई का एकदम काउंटर क्वेश्चन, तुम भी डरता क्या? मैंने थोड़ा सोच के बोला कि नहीं देखिए, मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं उसके 2 कारण हैं। वर्दा बोलता क्या कारण है? मैंने कहा जी एक तो मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, को थोड़ा सोचता हूँ, विचार करता हूँ, समाज में विचरता हूँ,
और दूसरा कि जैसे आपने कहा कि इस दुनिया में आने वाले हर आदमी के पास रिटर्न टिकट होती है, तो मेरे पास भी रिटर्न टिकट है। ये सुन के वर्दा बहुत हैरान हुआ, और जो 4-5 लोग जो दीवार के साथ खड़े थे, मैं आई कुड सी देयर बॉडी मूवमेंट लैंग्वेज। वो इतना गुस्से में थे कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई वर्दा के साथ ऐसे बात करने की। उनका कोई बस चलता तो शायद मुझे वहीं गला घोंट के मार देते, लेकिन वर्दा के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। तो वर्दा ने उनको इशारा भी किया हाथ से कि आप शांति रखो, कोई बात नहीं। तो ये रिटर्न टिकट वाली बात मेरे दिमाग में बैठी, और कुछ और ऐसी बातें हुई, वो लंबी चौड़ी मैंने अपनी इंटरव्यू में छापी हैं सब। लेकिन उससे एक बात जो मेरे जहन में बैठी कि आदमी जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जब उसको लगता है कि उसकी पहले वाली बात नहीं रही है, कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तो थोड़ा सा वो धर्म की तरफ जाता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो उसके अपने हाथ में नहीं होती। और वही हुआ जब उसके थोड़े दिनों के बाद ये इंटरव्यू मैंने अपने अखबार में छापी। उसका सिरलेख ही था द रिटर्न टिकट। ये संडे मैगज़ीन में छपी थी, बहुत बड़ी फुल पेज की रिपोर्ट। तो उसके बाद जब प्रेशर और पुलिस का बढ़ा, और एक दिन वो आया जब टिल्लू उस्ताद को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बुरी तरह मारा गया, बड़ा सोमा को भी पकड़ के लाया गया, दूसरे पुलिस स्टेशन में मारा गया। तो एक एक आदमी जिनके सामने पुलिस वाले एक ज़माने में मुंह नीचा करके चले जाते थे, और वही पुलिस वाले उनको माँ बहन की गालियाँ दे के पुलिस स्टेशन में डीसीपी वाईसी पवार के कमरे में, कभी वहाँ पे जो मटुंगा के सीनियर थे, देशमुख के सस्पेंड होने के बाद मटुंगा पुलिस स्टेशन के सीनियर एमजी राव लगाए गए थे। वो बड़े बॉडी बिल्डर थे, अपने ज़माने के वेट लिफ्टर थे। और उसी तरह जो एंट्रोपिल के सीनियर थे सैमसन, जो सस्पेंड हुए थे, उनकी जगह विष्णु कुमार जो पहले मटुंगा में इंस्पेक्टर था, हालांकि वो सीनियर इंस्पेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी उसको एंट्रोपिल का इंचार्ज बनाया गया। बहुत काम किया विष्णु कुमार ने, उसके एमजी राव ने बहुत काम किया। तो एमजी राव को हम लोग माहौल से महात्मा गांधी राव कहा करते थे। वो बहुत कम बोलते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब उन्होंने वर्धा के लोगों की धलाई शुरू की तो बहुत वो ख़तरनाक लगते थे, फिज़िकली बहुत तगड़े थे। तो ऐसे जब इनकी बेइज्जती शुरू हुई तो वर्धा अंदर से टूटना शुरू हुआ। और एक दिन फाइनली वो आया जब एक कंप्लेंट पे वर्धा को केस रजिस्टर करके दादर शैतान चौकी, जिसका ज़िक्र मैंने एक बार किया था, वहाँ पे उसको लाया गया, वाईसी पवार के सामने खड़ा किया गया। वही वाईसी पवार जिसको वर्धा अपनी उस टेप में कुछ सुअर और कुछ इस किस्म के शब्द इस्तेमाल किए थे। मैं बाकी शब्द नहीं बोलना चाहता। अब उस वाईसी पवार के सामने एमजी राव वहाँ पे थे, विष्णु कुमार वहाँ पे था, एक एसीपी भी थे वहाँ पे। तो उनके सामने जब वर्धा की बेइज्जती हुई, उसको बैठने को कुर्सी नहीं दी गई, उसको गालियाँ निकाली गई, वो जो था दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। वो वर्धा के लिए, उसकी एम्पायर के लिए एक लास्ट नेल थी। और वो बेइज्जती से दोबारा कभी वर्धा उभर नहीं पाया। और वही कारण था कि एक दिन उसके बाद वो बीमार हुआ। थोड़े दिन बीमार के बाद इलाज हुआ, थोड़ा ठीक होने के बाद वो जो रिटर्न टिकट की बात मैंने अब तक आपसे रखी हुई थी, मैंने डिले करके रखी हुई थी, और इसलिए थी कि मुंबई में इतना बड़ा साम्राज्य टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखने के बाद वर्धा राजन एक दिन उसी रिटर्न टिकट, जो टिकट मद्रास से लेके मुंबई आया था एक दिन जिस टिकट पे, उसी जो रिटर्न टिकट थी वो लेके मुंबई से वापस मद्रास गया। वहाँ जाके कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आखिरी जो एक बात थी, जो मरने के पहले उसने जब ये परेशानियों से निकल रहा था, जो उसके पुराने दोस्त थे जो उससे शेल्टर मांगा करते थे, उनमें कुछ तो मर गए, जो ज़िंदा थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि बढ़ती हुई ताकत जो पुलिस की थी, उसके साथ कोई और पंगा नहीं लेना चाहता था। सबको ये डर था कि अगर वर्धा के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो उनमें से एक हाजी मस्तान बचा था, जिसने फिर भी वर्धा का साथ देता रहा। और वर्धा और हाजी की बहुत बनती थी। हाजी मस्तान को कोई
भाषा वो तमिल के सिवा कुछ पढ़ना नहीं आता था। तो उसके लिए जो तमिल के अखबार थे वो तमिलनाडु से आते थे सुबह इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से। तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए वर्दा ने अपना एक हमारे साइन कोलीवाड़ा के पास एरिया में एक तमिल भाषा का अखबार भी शुरू किया था, मराठी मरासू, ताकि हाजी मस्तान को सुबह-सुबह तमिलनाडु की ताज़ा खबरें पढ़ने को जल्दी मिल जाया करें। तो ये इनकी दोस्ती थी। तो वर्दा ने कहीं अपनी बातचीत में हाजी मस्तान को बोला था कि मैं मद्रास जा रहा हूँ, शायद वापस नहीं आऊँ मैं, मेरी मौत मद्रास में हो जाए, लेकिन एक मेरे दोस्त काम करना कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में किया जाए, मरूँ मैं कहीं भी। तो ये हाजी मस्तान ने एक प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, ऐसी नौबत आई तो मैं आई विल सी टू इट कि आपका संस्कार मुंबई में होगा। और वही बात हुई जब वर्दा राजन के मद्रास में तमिलनाडु में मरने की खबर आई, तो हाजी मस्तान इंडियन एयरलाइंस का एक पूरा जहाज़, खाली जहाज़ चार्टर करके मद्रास गया, वर्दा राजन की बॉडी लेके वापस बॉम्बे आया और मुंबई में उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये थी वर्दा राजन की कहानी, उसकी रिटर्न टिकट की कहानी। सुनते रहिए अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से और इसी तरह सुनाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।